माता पिता दोनों शिक्षक थे, और शिक्षक है तो आप समझ सकते हैं अनुशासन प्रिय रहते हैं माता पिता शिक्षक अगर हैं तो। कुटाई भी हुई, सही रास्ते पर भी लेकर आए, एमबीबीएस भी उन्होंने किया और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर कमलप्रीत साहब का। नमस्कार सर। जी धन्यवाद सर। शुरुआत में करूंगा रायकोट, कस्बा है लुधियाना का सर, पंजाब का छोटा सा गांव, जन्म वहां से हुआ था, वहीं से शुरुआत करते हैं। जन्म का वहां हुआ था और साथ में परिवार में कौन कौन थे, जानकारी देंगे सर। जन्म मेरा 1977 में हुआ सितंबर माह में, और माँ बाप मेरे वहीं मेरा जो जिसको कहना चाहिए कि गांव है और वहाँ होम टाउन भी है, वो पास में ही है अहमदगढ़। वहाँ पे एक छोटा सा और कस्बा है जहाँ पे मेरे फादर बसे हुए थे, और गांव मेरा वहाँ जड़तौली, जो इस लुधियाना जिले का गांव है। तो मैं मेरी छोटी बहन और माता पिता, यही हमारा परिवार। जिस परिवार में माता पिता एक ही शिक्षक हो पर्याप्त होता है सर, दो शिक्षक, माँ भी शिक्षक पिता भी शिक्षक। डिसिप्लिन घर में तो रहता ही होगा सर, अनुशासन, क्योंकि शिक्षक का घर मतलब अनुशासन सबसे पहले। अनुशासन जरूर रहता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें पढ़ाई में भी आजादी दी। अनुशासन के साथ साथ कार्य करने की, पढ़ाई में आगे बढ़ने की भी हमें आजादी दी माता पिता ने। तो अनुशासन कई बार सख्ती भी रहती है, लेकिन प्यार भी रहता है, तो सब चीजों का मिश्रण एक परिवार में रहता है। वैसे ही मेरे घर में भी था सर। शुरू में पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जितनी बातचीत आपसे हुई, अचानक पढ़ाई से ध्यान दूसरी चीजों में चले जाता है। हर उम्र में होता है, आज के बच्चों में भी होता है। उस समय तो केवल वीडियो गेम्स थे, अब तो मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रक्टिव, जो हम कहते हैं डिस्ट्रक्शन क्रिएट करने के लिए। उस समय वीडियो गेम की संगत कहाँ अचानक से पड़ गई सर? उस समय ये नए नए चीजें आई थी, तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पार्लर खुले हुए थे जहाँ पे बच्चे जाते थे, मैं भी जाता था। तो जो कि खेलकूद मतलब प्रकार से उसको एंटरटेनमेंट आप कह सकते हैं, और उसकी एक लत लग जाती है, और उसमें पढ़ने के बाद फिर पढ़ाई से स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। मेरा भी भटक गया था, लेकिन माँ बाप ने उसके लिए दोबारा से समझाइश दी, तो पुनः पढ़ाई की ओर फोकस किया। माँ बाप उस जमाने में समझाइश नहीं देते थे सर, आज के माँ बाप देते हैं समझाइश। उस जमाने में तो कुटाई होती थी सीधा सर। और मैंने सुना कि वीडियो गेम की दुकान से ही पकड़ के लाए गए थे। अब तो फिर शायद वो जीवन उसी समय बदल गया कि नहीं, अब तो पढ़ाई के अलावा कुछ करना नहीं है। मैं उस समय स्कूल जाना छोड़ दिया था। कई दिन मैं स्कूल गया ही नहीं था, और उधर दुकान में ही रहता था। और कई बार तो वो दुकान जो चलाते थे वो मेरे को अपना सब दे देते थे कि भाई तुम 2-4 घंटे चलाओ, मैं घूम के आता हूं। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से माता पिता की चिंता थी, और कुटाई भी कह लें, जो भी कह लें तो वो भी हुआ। शायद वो जीवन का एक अंग ही है हम सबके लिए। माँ बाप को डिसिप्लिनिंग का हक रहता था, उस समय ज्यादा रहता था, अभी भी है। शायद अब उतना ये वाला काम कम हो गया है, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता था, और कई बार सुधारने के लिए वो आवश्यक भी था। एमबीबीएस बहुत अच्छी फील्ड मानी जाती है, क्योंकि ये तय माना जाता है कि एक बार आप एमबीबीएस भी कर लें तो नौकरी तो कम से कम किसी अस्पताल में तो तय है, या आगे चलकर आप अपना अस्पताल भी चला सकते हैं। लेकिन उस समय भी प्राइवेटाइजेशन काफी था, बड़े बड़े अस्पताल आ रहे थे, तो उस समय चाहते तो आप मास्टर्स करके कहीं अच्छी जगह सेट हो सकते थे। क्या एमबीबीएस करते करते ये दिमाग में आ गया था कि यार अब ये पढ़ाई आगे नहीं करनी? देखिए, जैसे मैंने बताया कि छोटे शहर में 2 ही विकल्प लोगों को मिलते थे, लेकिन जब आप एक कोर्स करने लगते हो, जब आप उसकी गहराई में जाते हैं कि इसमें आगे क्या भविष्य है और क्या काम इसमें आपको जीवन भर करना है, तो वो जो जब आपको एहसास होता है, तो आपको कई बार लगता है कि शायद सिर्फ इस प्रोफेशन में रह के आप खुद का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज नहीं कर सकते। तो फिर आप रास्ते तलाशते हैं कि और क्या किया जा सकता है। तो उसमें एक रास्ता जो मुझे दिखा कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से, जिसमें काम की बहुत वैरायटी है। डॉक्टरी में आपको जीवन भर डॉक्टरी ही करना है, उसमें अपग्रेड जरूर होंगे, लेकिन फील्ड चेंज नहीं आप कर सकते। लेकिन यहाँ आप फील्ड भी चेंज कर सकते हैं,
और आप नए कामों से खुद को जो एक माइंड का सेटिस्फैक्शन मिलता है वो आप कर सकते हैं। और निजी अस्पताल में आखिरकार आप किसी निजी व्यक्ति के लिए भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में हैं तो आप जनता के लिए काम कर रहे होते हैं, और सिर्फ जनता के लिए आपका अगर कार्य अच्छा रहता है तो आपको अप्रिसिएशन भी बहुत मिलता है और सेटिस्फैक्शन भी बहुत मिलता है। सर, अभी तक ये देखने मिलता है जो जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करता है वो सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, लेकिन आपने सोशियोलॉजी लिया, साइकोलॉजी लिया यूपीएससी के लिए, दोनों सब्जेक्ट मैं कहूंगा कि आपकी मेडिकल स्ट्रीम से तो बेहद अलग थे। ठीक है, साइकोलॉजी का कुछ पार्ट आप मान सकते हैं, लेकिन दोनों सब्जेक्ट एकदम अलग, इसका कुछ खास कारण? देखिए, जैसे मैंने बताया आपको कि मेडिकल साइंस एक बेहद टेक्निकल सब्जेक्ट है, और ये लेकिन जो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं ये आपकी पूरी अप्रोच बदलते हैं। सोशल साइंस, सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे, विशेषकर सोशियोलॉजी, तो ये आपकी सोच को बदलता है। मेडिकल साइंस पढ़ने से आप अपनी सोच नहीं बदल सकते, आपको एक विषय विशेष का ज्ञान मिलता है। तो पब्लिक फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट्स भी महत्वपूर्ण हैं, और साथ ही साथ आपकी सोच का दायरा बढ़ता है, और आप अपना फील्ड तो जानते ही हैं, तो दूसरे फील्ड से भी आपको जाने में, और जो उस टाइम सब्जेक्ट्स भी जो लोग ले रहे हैं वो लेके आगे बढ़ना मुझे लगा कि ये अच्छा रहेगा, तो मैं उसी लाइन पे आगे बढ़ा। उसके बाद सर पहला अटेम्प्ट प्री निकल गया आपका, मेंस रुक गया, सेकंड अटेम्प्ट में आपने सब कुछ क्लियर कर लिया। ये जो शो है सर अफसरनामा, ये यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर, तैयारियां कैसी? क्योंकि पैटर्न मैं मानता हूं हर 5-6 साल में बदलता है, लेकिन यूपीएससी एग्जाम तो यूपीएससी एग्जाम वही है जो पहले भी था और आज भी है। यूपीएससी में एक ही जो विषय है वो ये है कि भाई एग्जाम्स अलग अलग थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, सब्जेक्ट्स में कई बार चेंज आता है, सिलेबस में चेंज आता है, पर वो एक ही चीज चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप अपने ज्ञान, जो पहली बात तो आपको जो सब्जेक्ट्स है उसका ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उस ज्ञान को आप कितना अप्लाई कर सकते हैं उस चीज को वो टेस्ट करते हैं। तो चाहे वो थ्योरी हो या एक, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में जनरली 2 पार्ट रहते हैं, एक में थ्योरी रहता है, एक इंडियन कंडीशन में उसका एप्लीकेशन रहता है। सोशल साइंसेज की जहां तक बात करें, टेक्निकल सब्जेक्ट्स में वो ये परखते हैं कि भाई आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में वाकिफ हैं कि नहीं, उस फील्ड की जो भी लेटेस्ट चीजें हैं उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते, और वो जानकारी कहाँ उपयोग हो सकती है इसकी नॉलेज आपको है कि नहीं है, और ये नॉलेज आप कम समय में जो जितना आपको पूछा जाए उतने शब्दों में आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि आज भी रेलेवेंट है, आज से 20 साल पहले भी रेलेवेंट थी, और आगे कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें ये रेलेवेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं उनको एग्जाम का पैटर्न देखना चाहिए, दूसरा उसका जो भी मटेरियल है उसको उनको पढ़ना चाहिए, और इसमें एक चीज ये भी जरूरी होती है कि आप पढ़ने का मटेरियल तो इफरात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और अगर आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये थोड़ी सी कैपेबिलिटी उनको डेवलप करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इससे वो इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सर, पहले एग्जाम जब दिया जाता था यूपीएससी की तो आपके पास पढ़ाई का बहुत ज्यादा मटेरियल नहीं होता था। अब मटेरियल इतना ज्यादा वास्ट है सर, लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल में सब कुछ है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि पढ़े तो पढ़े क्या, इतना सारा मटेरियल, क्योंकि सब चीज तो आप पढ़ नहीं सकते सर। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो एग्जाम पैटर्न का सिलेबस है, और जो 2-3 चीजें मैंने बोली कि भाई उसमें लेटेस्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन कहाँ है, और नवीनतम चीजें हो रही हैं इंडिया में, क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन नेचुरली किसी भी सब्जेक्ट की बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, आपको कुछ किताबों पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और जैसा मैंने बताया कि अपने दोस्तों से, बाकी लोगों से ये आपको जानकारी शेयर करनी पड़ेगी कि भाई आप कौन सी चीज किस बुक से पढ़ें, क्योंकि आप एक ही चैप्टर 50 बुक किताबों से नहीं पढ़ सकते।
और उसको आपको अपने तरीके से उसको अगर नोट्स बना सकें कुछ क्रूशल चीजों के, तो वो आपको मदद मिलेगी। ऐसा मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, ये हर छात्र करता है, चाहे वो किसी भी किस्म का एग्जाम दे रहा हो। लेकिन इसमें आपको सिलेक्टिव ही रहना पड़ेगा। बहुत ज्यादा समय भी नहीं है इस एग्जाम के लिए, क्योंकि 1 साल का ही समय है, उसमें कई चरण हैं, तो आप अंतिम समय नहीं है। तो जो भी समय है उसमें आप जो टॉपिक जहां बेस्ट अवेलेबल है वहां से पढ़ लें, एक आध बार रिवाइज कर लें और कुछ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप उतने शब्दों में वो चीज को जो पेपर में आप लिखने जा रहे हैं उसको आप लिख सकें। सर, यूपीएससी में 28वां रैंक बहुत अच्छा रैंक माना जाता है, और जो भी शुरुआत के रैंक में रहता है उसको उम्मीद ये रहती है कि वो अपने होम जो स्टेट है उसमें काम करे। लेकिन मैंने सुना है कि आपने होम कैडर लेना कभी आपने चाहा नहीं, इसका कोई खास कारण? इसमें देखिए, मुझे लगा कि अपने गृह राज्य में काम करना हमेशा ही मुश्किल रहता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग जानते हैं और सिफारिशें और ये सब काम भी रहते हैं, और लेकिन आपको जनता के हित में निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ऐसी जगह पे काम करना में सुविधा होती है जहां पे आपको बहुत लोग ना जानते हों और आप जिस प्रकार से लोकहित में काम कर सकें, कम से कम इंटरफेरेंस के साथ में। तो इसलिए मैंने ये राज्य के बाहर कार्य करने का विकल्प उस समय लेते थे, आज भी लेते हैं, कि आप अपने गृह राज्य में काम करना चाहते हैं या अन्य किसी राज्य में काम करना चाहते हैं, तो वो मैंने लिया। सर, लेकिन पंजाब और यहाँ की अगर मैं बात करूं तो बहुत विभिन्नताएं हैं सर। बाजरे की रोटी, सरसों का साग, और यहाँ लोग रात में बोरेबासी जो सुबह खाते हैं, बहुत अलग है। ये आदिवासी इलाका, वो बिल्कुल डेवलप अलग इलाका। यहाँ चावल और वहां गेहूं, बहुत अलग अलग चीजें हैं सर। कैसे ये लगा कि छत्तीसगढ़ बेटर रहेगा सर? देखिए, छत्तीसगढ़ में गांव और पंजाब के गांव में थोड़ी बहुत भिन्नताएं तो स्वाभाविक हैं, क्योंकि अलग भौगोलिक रूप से अलग क्षेत्र है, अन्य चीजें भी फर्क है। लेकिन बहुत सारी चीजें गांव में सेम भी होती हैं। जैसे गांव की दिनचर्या, वो लगभग हमारे पूरे भारतवर्ष में सब जगह गांव में सुबह जल्दी काम शुरू होता है और लोग जल्दी सो जाते हैं। इसी प्रकार खेती में भी बहुत सारी समानताएं हैं। अगर पंजाब में बहुत चावल होता है तो छत्तीसगढ़ भी तो चावल का कटोरा माना जाता है। पंजाब और चावल आज के दिन 2 सबसे बड़े राज्य हैं जो देश के लिए चावल का उत्पादन करते हैं। तो कुछ समानताएं भी हैं, और हाँ, जरूर ये मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो आदिवासी संस्कृति और जो वन यहाँ पे हैं वो वहाँ पे नहीं है। ये एक बहुत यूनिक फैक्टर है और जो छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान भी देता है, और यहाँ की समझ लीजिए यहाँ की खास बात है। छत्तीसगढ़ में 2 डॉक्टर बहुत लंबे तक स्वास्थ्य विभाग को देखे हैं सर। पहला नाम तो आप ही का है सर, लंबे समय तक आप स्वास्थ्य विभाग देखे, और आपके बाद नाम आता है डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का, जो घूम फिर के फिर से स्वास्थ्य विभाग में सरकारों ने भेज देती है। बहुत लंबा टेन्योर रहा सर स्वास्थ्य विभाग में, उस समय आप स्वास्थ्य विभाग को आपने देखा। क्या एक्सपीरियंस रहा सर? क्योंकि बतौर एमबीबीएस डॉक्टरी करना, उसके बाद फिर आईएएस के नाते कई जिलों में कलेक्टरी करना, कई विभाग संभालना, और उसके बाद फिर से इस विभाग में आना जो कहीं ना कहीं फिर से जनता से जुड़ा है, स्वास्थ्य विभाग बड़ा विभाग। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन में जो जानकारी एकत्रित हुई, वो इसमें इस्तेमाल करने का मौका मिला। क्योंकि जो टेक्निकल नॉलेज है, बहुत सारे अधिकारी कई बार ऐसी स्थिति में रहते हैं कि जो जिस चीज का उन्होंने ज्ञान हासिल किया हो, डिग्री हासिल की हो, कई बार उसका उपयोग नहीं कर पाते। लेकिन इस मामले में मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे वो काम अपने विभाग, अपनी जो तकनीकी जानकारी है उसको मैं लागू कर पाया। और हालांकि कार्य अधिकांशता प्रशासनिक नेचर का होता है, लेकिन आपको काफी चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं यदि आप उस टेक्निकल फील्ड में कभी काम किए हैं या आपकी क्वालिफिकेशन है। उस समय जो मैं 2-3 मुख्य जो बातें मैं कर पाया, एक तो महतारी एक्सप्रेस जो 102 जो गर्भवती माता और बच्चे को अस्पताल लाने ले जाने की एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च कर पाए। इसके साथ ही तत्समय जो यूनिवर्सल जो
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कार्ड वितरण का, मतलब सभी को कार्ड देने का जो एक कार्यक्रम शुरू हुआ। कई जो शासकीय अस्पतालों में मृत्यु हो जाती है उनके शवों को घर तक पहुंचाने के लिए, तो इस प्रकार से मुझे कई ऐसी योजनाओं में काम करने का अवसर मिला, जिससे मुझे लगता है आज तक भी वो योजनाएं किसी न किसी रूप में संचालित हैं। उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद इसीलिए सर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि पढ़ा हुआ कभी खाली नहीं जाता। सर वित्त विभाग, स्वास्थ्य, वाणिज्य, आबकारी, परिवहन, खाद्य, कृषि, सामान्य प्रशासन, लोक निर्माण, ऐसा मुझे लगता नहीं कि कोई विभाग छूटा है जो आपने ना देखा हो। लेकिन वित्त विभाग का मैं जिक्र करूंगा। उस समय नोटबंदी हुई थी, काफी चैलेंजिंग वो समय रहता है सर। उस समय की कोई बात याद आती है आज भी? उस समय मुझे याद है कि चूंकि नोटबंदी में हमें बहुत सारे लोगों से समन्वय करना पड़ता था। आरबीआई से नोट आते थे और उसको यहाँ पे बैंकों में वितरण करना, और उस समय सब बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूजन में रहते थे। तो लगभग 1-1.5 महीने के लिए हमने वो नोट वितरण का काम, समझ लीजिए, अनौपचारिक रूप से अपने हाथ में नियंत्रित किया था, क्योंकि उस समय धान खरीदी का भी समय था और जो फसल बिक रही थी उसके लिए किसानों को नोटों की आवश्यकता थी। तो प्राथमिक सहकारी जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें राशि का वितरण कराया ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना हो। साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट्स की भी उस समय एक अभियान चलवा के यहाँ की जितनी दुकानें या अन्य संस्थान है वहां पे यूपीआई, ठेलों में यूपीआई, पेटीएम या अन्य जो भी माध्यम हो, उसके माध्यम से भी एक चलन शुरू किया गया। अगर आप आज भी तेली बांधा या कहीं जाएंगे तो आपको ठेले पे अभी भी वो जो डिजिटल पेमेंट को संभवतः उसी समय वो शुरू हुआ होगा। तो ये एक अलग प्रकार का एक अवसर मिला। इसी तरह से मैं कहूँगा कोरोना में मुझे राज्य की सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर मिला, जो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें मैं लोगों के लिए काम कर पाया। एक तो उस समय मैं खाद्य विभाग में था, तो पूरे प्रदेश की राशन व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इसमें सहयोग कर पाए, और साथ ही साथ अन्य प्रदेशों से जो मजदूर आ रहे थे परिवहन के माध्यम से, उनके लिए बसों की व्यवस्था, ट्रेनों के लिए कोऑर्डिनेशन। और मुझे याद है कि कुछ हमारे प्रदेश के ही लोग थे जो लद्दाख से लगभग 250 किलोमीटर आगे कहीं पे वो काम कर रहे थे, फंसे हुए थे। तो उनको हमने सहयोग वहाँ के राज्य के अधिकारियों का लेते हुए पहले उनको जम्मू तक लाए, जम्मू से ट्रेन में बैठाए। तो मुझे लगता है चौथे दिन वो लोग जांजगीर चांपा पहुंचे, तब उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि हम लोग सही सलामत पहुंच गए हैं, मतलब। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी चैलेंज, जिसको मैं कहूँगा, आए, लेकिन सबके सहयोग से और मार्गदर्शन से ये चैलेंज हम लोग पार पाए और राज्य के लोगों की सेवा कर पाए। एमबीबीएस के बाद डॉक्टरी तो आपने छोड़ दी सर, लेकिन जीवन साथी डॉक्टर ही चुना, इसके पीछे की क्या खास वजह से? देखिए, इसमें ऐसी खास वजह ये है कि डॉक्टर और डॉक्टर में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग स्वाभाविक रहती है अगर दोनों व्यक्ति एक ही प्रोफेशन से। लेकिन आप तो फिर कलेक्टर, मतलब आईएएस हो गए। हाँ, लेकिन मैं मूलतः डॉक्टर रहा हूं, तो इसलिए श्रीमती जी भी डॉक्टर हैं। और एक आपसी समझ में मुझे लगता है कि अगर कॉमन प्रोफेशन के हों तो अच्छा रहता है, और साथ ही साथ पसंद आने की भी बात रहती है। तो जहां भगवान की इच्छा रहती है वहां पे संयोग जुड़ जाते हैं। तो यही कारण रहा। खेलों में बहुत रुचि रही है सर शुरू से, बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं आप सर। खेलों में रुचि का कुछ खास? मैंने सुना है कि जिम में भी काफी समय बिताते हैं सर, ये शौक शुरू से रहा है? मैं कॉलेज समय से जिम करता रहा हूं, और बैडमिंटन मैं समझ लीजिए एकेडमी से मैंने बैडमिंटन पिकअप किया। और यहाँ बैडमिंटन के अलावा जिलों में कोई और बहुत सुविधा नहीं है, तो लेकिन वो बहुत अच्छा गेम है। आपके अगर सही तरीके से आप खेलें
तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और कुछ ना कुछ देखिए, आज के दिन सभी लोग व्यस्त रहते हैं। जिम हर व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो नीरस रहता है, बोरिंग रहता है। बैडमिंटन में क्या, आप दो चार लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो आप एक सामाजिक उसमें भी रहते हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। अकेले कोई गतिविधि करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं बाकी लोगों से या जो भी देख रहे हैं उनसे ये जरूर कहूंगा कि कोई ना कोई गतिविधि आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आज के दिन जिस जीवन में हम लोग हैं, बहुत सारा तनाव है और बहुत सारी चीजें हैं, खान पान भी कई बार ठीक नहीं रख पाते। तो अगर हम कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं रखेंगे तो शायद हम लोग 60 का आयु पूरा उसके ऊपर नहीं जा पाएंगे, उससे पहले किसी कारण से हमें समस्याएं आ सकती हैं। तो कुछ ना कुछ गतिविधि जरूर करनी चाहिए। 2002 से अगर मैं बात करूं तो सर लगभग 22 साल आपको छत्तीसगढ़ में, यहाँ के बच्चों से भी आप मिले, छात्रों से मिले सर। यहाँ के छात्रों में कोई कमी नहीं है सर, लेकिन यूपीएससी सिलेक्शन का मैं अगर देखूं तो सर बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है यहाँ पर। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे छात्र जो यहाँ के यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो सर? मैं छात्रों को यही कहना चाहूंगा कि यहाँ से शुरुआत में तो मैंने देखा बहुत लोग सिलेक्ट नहीं होते थे, लेकिन बाद में ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ से बहुत लोग शीर्ष सेवाओं में है, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ अन्य राज्यों में भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए केवल एक ही विषय आता है कि भाई उनको तैयारी के लिए मार्गदर्शन या बाकी चीजें कहां से मिलें, ये एक बड़ा विषय हो सकता है। तो मेरा उनको सुझाव ये रहेगा कि अगर आप दिल्ली जाके पढ़ सकते हैं तो वहां पढ़ें। अगर वहां जाना संभव नहीं है या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो कम से कम आप ऐसे लोगों से मिले जुले जो पहले सिलेक्ट हो चुके हैं या जो एग्जाम दे रहे हैं, जो करंट क्या चीजें हो रही हैं जिससे वो वाकिफ हैं, उससे आपको अगर जानकारी मिले तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ही दिल्ली में पढ़े तभी सिलेक्ट होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन एक वातावरण वहां पे है तो उसका आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि वो तब वातावरण का जो लाभ है वो आप रायपुर में रह के या आप जहां भी काम कर रहे हैं वहां आप उस वातावरण का लाभ कैसे ले सकते हैं। आज के दिन फायदा ये है कि आप ऑनलाइन कोचिंग हो गया है। हमारे समय में ऑनलाइन कोचिंग का कोई व्यवस्था ही नहीं थी। आज के दिन आप रायपुर में बैठ के भी दिल्ली की ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, या आप बहुत सारी जानकारी जो पहले प्रिंट करा के 10 दिन में 15 दिन में आती थी, आज के दिन आपके पास व्हाट्सएप से तत्काल उपलब्ध हो जाती है। तो ऐसा आप बहुत सारे संचार साधन आज के दिन आ गए हैं, लेकिन आपको वो चीजें सारी करनी पड़ेंगी जो वहां पे रहता हुआ जो छात्र है या जो एस्पिरेंट है जो करता है और अपनी जानकारी रखता है, तो आपको एग्जाम को क्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। एक आखिरी सवाल सर, सोशल मीडिया बहुत एक्टिवली आजकल हर कोई उपयोग करता है। मुझे ऐसा लगता है कि दिन में काफी घंटे यूथ मोबाइल पर देता है सर, इसको कितना गलत या सही मानते हैं सर? देखिए, मेरे हिसाब से सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम देने का कोई औचित्य नहीं है। केवल अगर आपके कोई काम की जानकारी है वो कहीं और से नहीं मिल रही है तो ही आप उसको सोशल मीडिया के माध्यम से ग्रहण करें। मैं व्यक्तिगत तौर पे देखूं तो मैं सोशल मीडिया 20 मिनट से ज्यादा मैं दिन में इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे घंटों अपन सोशल मीडिया पे ही बैठे रहेंगे तो काम कब करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि 15-20 मिनट से ज्यादा आप दिन में सोशल मीडिया पे नहीं दे सकते। और इससे हालांकि पूरी तरह अनभिज्ञ रहना मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरी तरह अनभिज्ञ रहें, कि उसमें कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो पहले वहां फ्लैश होती हैं। सरकार के लिए भी कई बार महत्वपूर्ण चीजें हैं। मान लीजिए किसी जिले में कोई घटना हो गई या कोई ऐसी चीज हो गई जिससे वहां का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है, या कोई और ऐसी घटना जिसकी जानकारी आपको सोशल मीडिया से मिल रही है, तो सोशल मीडिया जानकारी का एक साधन हो सकता है। लेकिन सारा दिन सोशल मीडिया पे ही बैठे रहना, ये मैं किसी को नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कमलप्रीत साहब को, 2002 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, फिलहाल सचिव हैं लोक निर्माण विभाग के, उनके पास सामान्य प्रशासन विभाग भी है।
साफ तौर पर उनका कहना, देखिए जीवन में आपके पास कोई ना कोई एक हॉबी भी होनी चाहिए। काम आप दिन भर करते हैं, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि अगर साथ में कोई खेल खेलेंगे या कोई हॉबी आपकी होगी तो शायद जीवन में और बेहतर आप कर पाएंगे। सोशल मीडिया में बताया उन्होंने 20 मिनट वो खुद देते हैं, मतलब आप समझ लीजिए जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं